दोस्तों नमस्कार। मैं अक्षय कुमार अंजनी अपने एक अंजनी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। प्राचीन भारतीय इतिहास की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम आपके सामने एक वीडियो लेकर उपस्थित हुए हैं जिसमें हम मौर्यकालीन कला के बारे में चर्चा करेंगे। यह कोर्स यूनिवर्सिटी और बोर्ड एग्जाम के साथ साथ खास तौर से प्रतियोगिता परीक्षाओं को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया है, जिससे आपको निश्चित मदद मिलेगी। तो कृपया इस वीडियो के अंत तक बने रहें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। अगर अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे तुरंत सब्सक्राइब कर लें और बगल में लगे बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मैं जैसे ही कोई वीडियो अपलोड करूं वो तुरंत आप तक पहुंच जाए। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं मौर्यकालीन जो है कला। आज का ये छोटा वीडियो है, ज़्यादा समय नहीं लगना चाहिए। चलिए इसमें हम देखें कि कला के जो प्रकार, सबसे पहले देखें कि कला के प्रकार। तो कला दो प्रकार की, एक राजकीय कला और दूसरे जो है लोक कला। दोनों के बारे में हम लोग जो है बारी बारी से चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखें तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर चर्चा करेंगे चंद्रगुप्त का जो है राजप्रसाद है उसके बारे में। चंद्रगुप्त का जो राजप्रसाद है ये इसकी जो लंबाई है ये 140 फुट और चौड़ाई जो है 120 फुट जो है ये साक्ष्य मिला है। और यहाँ इसमें जो है कुल मिला के ये खंभों की संख्या जो है ये 80 मिले हैं। ये खंभे जो है, ये जो स्तंभ है ये पत्थर के स्तंभ हैं। चलिए, और इसका जो फर्श है, फर्श एवं छत ये दोनों जो है लकड़ी की बनी हुई है। तो खंभा जो है पत्थर का और फर्श एवं छत जो है ये लकड़ी की बनी हुई है। ये 1914-15 और 1951 में यहाँ पर खुदाई हुई और कुम्हार में जो है 40 पसान स्तंभ जो है मिले हैं। चलिए, खुदाई में मिले हैं जो है ये 40, लेकिन है कुल कितने? ये है 80। चलिए, ये सभा भवन, ये जो पाषाण स्तंभ है ये बलुआ पत्थर के हैं और चमकदार पॉलिश की गई है इसके ऊपर। यूनानी लेखकों ने लिखा है कि नदी के तट पर स्थित नगरों में प्रायः काष्ठ शिल्प का उपयोग होता था। पाटलिपुत्र की भी यही स्थिति थी कि यह भी नदी के किनारे था, लेकिन सभा मंडप में शिला स्तंभों का प्रयोग जो है एक जो है नई प्रथा का प्रचलन था, एक नई शुरुआत थी। चलिए, उसके बाद देखें कि जो एरियन महोदय का कहना है कि इस राजप्रसाद की शानो शौकत का मुकाबला न तो सूसा और न ही एकबतना का जो है मल कर सकता है। ये जो है ईरान के जो है शहर हैं जो कि अपनी जो है भव्यता के लिए प्रसिद्ध थे, लेकिन इनका कहना है कि वो भी मुकाबला जो है नहीं कर सकते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के जो है राजप्रसाद से। फाहियान का कहना है कि ये जो महल है, फाहियान के अनुसार जो है यह राजप्रसाद मानव कृति नहीं है वरन जो है देवों द्वारा निर्मित है। मतलब जो है इतना सुंदर है, ये मानव की कृति तो हो ही नहीं सकती। कृति किसकी है? देवों की कृति है। एरियन साहब का फिर कहना है कि भारत में नगरों की संख्या इतनी ज़्यादा थी कि उन्हें गिनकर ठीक ठीक बताया जो है नहीं जा सकता है। तो ये चीज़ जो है एग्जाम में पूछा जाता है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा किसका ये कथन है। और कौटिल्य ने कहा है कि कृषकों तथा शूद्रों की सहायता से नई नई जो है बस्तियां बसाई जाने, ये कहीं ना कहीं ये जो है नगरीकरण को, शहरीकरण के जो है इशारा करता है। तो ये था हमारा पहला जो है अशोक स्तंभ, ये चंद्रगुप्त का राजप्रसाद। अब हम लोग जो है अशोक स्तंभ को देखेंगे जो कि कला की दृष्टि से सर्वोत्कृष्ट नमूना माना गया है जो है मौर्यकालीन जो है समय का। अशोक स्तंभ अगर आप देखेंगे तो जो स्तंभ है, तो सबसे पहले हम लोग देखें कि अशोक स्तंभ जो है, इस स्तंभ का निर्माण हम लोग देखेंगे, भाग देखेंगे, ठीक है। तो आपके लिए थोड़ा सा जो है ये चित्र ड्रॉ किए हैं। इसका जो भाग होता था स्तंभ का, तो 4 भाग हुआ करता था। एक देखिए क्या क्या भाई, सबसे पहले ये जो है इसको यष्टि कहा गया, जो मूल स्तंभ है इसको यष्टि कहा गया। यहाँ से देखिए ये जो है ये यष्टि है। उसके ऊपर जो है आप देख रहे हैं कि ये उल्टा कमल जो है, भारतीय स्रोत इसको सीधा कमल भी मानता है, ये उल्टा कमल। उसके बाद ये यहाँ पर एक फलक, ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पर, ये देखिए ये फलक, और इस फलक के ऊपर जो है किसी पशु की आकृति। तो 4 भाग है, यष्टि, ये उल्टी कमल या घंटे की आकृति, उसके बाद ये फलक, और उसके ऊपर जो है किसी पशु आकृति। यहाँ से यहाँ तक जो देखेंगे पूरा का पूरा जो ये जो स्तंभ है यहाँ से लेके ये एकास्म पत्थर का बना हुआ है, और उसके बाद इसके ऊपर से जो है इसको अलग से फिट किया गया। तो यहाँ से यहाँ तक जो है एकास्म। चलिए हम लोग थोड़ा सा देखें एक बार फिर से कि भाग सबसे पहले ये यष्टि हो गया एक, उसके बाद ये जो है अधोमुखी कमल या घंटे की आकृति,
दो, उसके बाद जिस पे ये पशु आकृति है बनी हुई उसको जो फलक या चौकी कहा गया है, इस पर तरह तरह का चीज उकेरा गया है। जैसे इसमें कभी कभी हंस भी हम लोग पढ़ते हैं। जो सारनाथ का स्तंभ है वहां पर जो है हाथी, घोड़ा, बैल और जो है सिंह, उसकी जो है आकृति है वो वास्तव में इसी फलक पर बना, उसको हम लोग आगे भी देखेंगे। और उसके बाद सबसे ऊपर में ये जो पशु आकृति, ये 4 भाग जो है किसका, स्तंभ का। चलिए हम लोग देखें तो ये जो स्तंभ आप यहां पर दिखाई आपको देख रहा है, ये जो नटुआ बैल वाला जो है, ये रामपुरबा का जो है वृषभ स्तंभ है। उसके बाद हम लोग देखें बसाड़ जो है, बसाड़ में सिंह स्तंभ, संकिसा में हाथी स्तंभ, लौरियानंदरगढ़ में जो है सिंह स्तंभ, और सांची और सारनाथ में जो है 4 सिंह का जो है पीठ से पीठ मिलाया हुआ जो है स्तंभ है। और इस स्तंभ में जो सर्वोत्कृष्ट नमूना है, ये जो सर्वोत्कृष्ट नमूना है, इसमें जो है सारनाथ का स्तंभ जो है सर्वोत्कृष्ट नमूना है। खासतौर से ये जो ऊपर का चीज है, इसके फलक पर 4 सजीव पशु जो है, सजीव सिंह पीठ से पीठ जो है सटाए हुए जो है बैठे हैं। सजीव क्या कहेंगे, सजीव जैसे लगते हैं, ठीक है, मुंह किए हुए जो है बैठे हैं। और यह जो है इस तरह का बैठना जो है अशोक की शक्ति का जो है प्रतीक है। चारों सिंह एक चक्र को धारण किए हुए है, ऊपर यहां पर सर के ऊपर किए हुए, जो कि बुद्ध के धर्म चक्र परिवर्तन का प्रतीक है। साथ ही साथ यह जो है यह शक्ति के ऊपर धर्म की विजय का भी प्रतीक है। कौन, वो चक्र का निशान। फलक पर 4 पशुओं, हाथी, बैल, घोड़ा और सिंह, इसकी आकृति जो है बनी हुई है, जो क्रमशः किस चीज का प्रतीक हम लोग देख रहे हैं, बुद्ध के गर्भस्थ होने का, मतलब बुद्ध को जो है मां के पेट में आने का। उसके बाद जो है ये बैल बुद्ध के जन्म का, गृह त्याग, ये घोड़ा गृह त्याग का, और ये जो सिंह है सार्वभौम सत्ता, यह जो है पूर्ण ज्ञान का जो है यहाँ पर ये प्रतीक के रूप में इस चीज को दिखाया गया। हम लोग देखें थोड़ा सा कि ये जो मौर्यकालीन जो है, ये जो नमूना है, मौर्य काल के सर्वोत्कृष्ट नमूने क्या हो गए भाई, अशोक के एकाश स्तंभ हम लोग पहले भी चर्चा किए। जो उसने धर्म प्रचार के लिए देश के विभिन्न भागों में जो है इसको स्थापित किया। इसकी संख्या लगभग 20। निर्माण जो है चुनार के बलुआ पत्थर, चुनार पड़ता है वहीं पर उस सारनाथ के पास, चुनार के जो है बलुआ पत्थर से इसका निर्माण किया गया। और इसकी जो ऊंचाई है करीब 40 से 50 फुट इसकी जो है ऊंचाई होती थी। किसकी, ये यष्टि की ही 40 से 50 फीट जो ऊंचाई होती थी। चलिए उसके बाद थोड़ी सी और चीज हम लोग देखें कि जो है पॉलिशदार, ये चमकदार पॉलिश यष्टि की हुआ करती थी। चमकदार पॉलिश, घंटाकृति तथा शीर्ष भाग पर पशुओं की आकृति के आधार पर जो पश्चिमी विद्वान इसे हखामनी, जो हखामनी वंश है, हखामनी ईरान से प्रभावित समझते हैं, जो कि डेरियस या दारा प्रथम का जो स्तंभ जो है स्टार्ट किया था उनके द्वारा लगवाना। वासुदेव शरण अग्रवाल, इनका कहना है महाभारत और जो है अपस्तंभ सूत्र से प्रमाण इकट्ठा करके ये बताते हैं कि भारत में चमकीली पॉलिश उत्पन्न करने की जो कला है वो ईरान से पहले, तो ये कहना कि इनका है, ये वासुदेव शरण अग्रवाल का। चलिए कुछ अगर इसके जो है हम अंतर को देख लें, जो ईरान के स्तंभ है भारतीय स्तंभ में कुछ मूल अंतर देख लें, तो ईरान के जो स्तंभ है ये नालीदार हैं, फ्लूटेड है, जबकि भारत का जो स्तंभ है ये सपाट है। यहाँ पर जो अलग अलग पाषाण खंडों को, ये जो है अलग अलग पाषाण खंडों को जोड़ के बनाया गया है, ये आकाश में पूरा यहाँ से यहाँ तक एक ही पत्थर को जो है तराश के काट के बनाया गया है। यहाँ पर घंटा आकृति है, लेकिन यहाँ पर अबांश मुसी जो है कमल या पूर्ण घटक जो है पूर्ण घट कमल जो है यहाँ पर दिया गया है। तो ये जो कुछ अंतर है, और हम कह सकते हैं कि जो है अगर उसका प्रभाव भी है तो कहीं न कहीं जो है ये फिर भी जो है भारतीय संस्कृति में जो है ये रसा बचा हुआ है। चलिए उसके बाद हम लोग देखें कि स्तूप निर्माण भी जो है स्तूप निर्माण भी अशोक के द्वारा करवाया गया, आप जानते हैं। और स्तूप जो है इस तरह की आकृति हुआ करती, जैसे देखिए ये इस तरह का, ये इस तरह का चीज बना होता था स्तूप, ठीक है, ये और इसमें जो बुद्धकालीन जो अवशेष हैं उसको जिसमें जो है रखने के, तो जो है अशोक के द्वारा भी जो है बहुत सारे स्तूप जो है बनवाए गए। चलिए हम लोग देखें कि जो अशोक स्तूप हैं, अशोक ने स्तूप निर्माण की परंपरा को प्रोत्साहन दिया। अब बौद्ध अनुश्रुतियों के अनुसार अशोक ने 84,000 स्तूपों का निर्माण किया। ये जो है बौद्ध अनुश्रुतियों का मानना है। सांची तथा भरहूत का जो स्तूप है इसका निर्माण मूल रूप से अशोक के द्वारा ही करवाया गया।
इन दोनों की खोज जो अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा करवाया गया। शुंग काल में इस स्तूप को जो है विस्तार दिया गया, किसको, जो है सांची के स्तूप को। उसके बाद देखें सारनाथ का जो स्तंभ है, सारनाथ तथा तक्षशिला स्थित जो है धर्मराज का स्तूप है, इसका निर्माण भी मूल रूप से जो अशोक के द्वारा ही करवाया गया। और सारनाथ के स्तंभ को जो है धमेक स्तूप भी कहा जाता है, जिसका निर्माण जो है अशोक के द्वारा करवाया गया। मौर्यकालीन स्तूप की ये सबसे बड़ी विशेषता, मौर्यकालीन स्तूप की जो विशेषता वो जो है ईंटों का बना हुआ था, जबकि बाद में चल के जो है दूसरे इसका बना। गुहा निर्माण ये भी उस समय बनाया गया। पहाड़ों को जो है काट कर सुदामा, कर्ण चौपड़ और विश्व झोपड़ी ये अशोक के द्वारा निर्माण करवाया गया बराबर के पहाड़ी में। और इसी में जो है लोमस ऋषि का जो है ये बराबर की पहाड़ी में ही जो है दशरथ के द्वारा बनवाया गया। तो ये पहले हम बता दिए, तो इसको थोड़ा सा आप करेक्शन कर लीजिए कि जो है लोमस ऋषि का गुफा भी कहाँ पर है, बराबर की पहाड़ियों में ही है। उसके बाद गोपी, बर्थिका और बहिका गुफा जो है दशरथ के द्वारा बनवाया गया, ये नागार्जुनी पहाड़ी में है। ये जो गुफा है, गुफाओं की जो भित्तियां हैं, अंदर वाले भाग भित्तियां एवं छतों पर शीशे जैसी जो है चमकती हुई जो है पॉलिश जो है वो की गई है। उसके बाद हम लोग थोड़ा सा देख लें लोक कला। लोक कला जो है, लोक कला में यक्ष और यक्षी की मूर्ति बनी हुई है। परखम जो मथुरा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, परखम में जो यक्ष है उसको जो है मणिभद्र भी कहा गया है। साथ ही साथ पटना में भी जो है यक्ष की मूर्ति मिली है, जिसको ओपदार चमक जो है और एक लेख भी मिला है। उसके बाद देखें कि ये दीदारगंज की जो है यक्षी की जो मूर्ति है, दीदारगंज की पटना की, ये बड़ा फेमस है। ये चामर ग्रहणी चमक है इसमें। और साथ ही साथ बेस नगर में भी यक्षी की जो है मूर्ति मिली है। ये मूर्तियां महाकाय और मांसपेशियों की बलिष्ठता और दृढ़ता उनमें जीवंत रूप इसको जो है प्रदान करती है। साथ ही साथ यहाँ से जो है मौर्यकालीन छल्लेदार कुओं का भी प्रयोग करते थे। गंगा घाटी में सर्वप्रथम मौर्य काल में छल्लेदार कुएं का जो है प्रारंभ देखने को मिलता है। तो एक छोटा सा प्रयास था। उम्मीद करते हैं कि इससे आपको कुछ ना कुछ लाभ अवश्य मिला होगा। और अगर आपको लगता है कि आपको कुछ ना कुछ इससे लाभ हो रहा है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जो है शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग। थैंक यू, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।